हेलो बच्चों, मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अच्छा, आप बता सकते हो कि हमारे देश का नाम क्या है? ओके, हमारे देश का नाम भारत है। वेरी गुड। हमारे देश में कौन सी शासन प्रणाली है? हाँ, हमारे देश में लोकतंत्र शासन प्रणाली है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियां। जो हमारे देश के सामने जो समस्याएं हैं उसके बारे में हम जानने और पढ़ने वाले। लोकतंत्र निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। लोकतंत्र जो है, हमारे देश का जो लोकतंत्र शासन प्रणाली है, एक दो दिन का नहीं, वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और लोकतंत्र को हमने स्वीकार किया है तब लोकतंत्र अस्तित्व में आया, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए हमेशा हमें सतर्क रहना पड़ता है ताकि हमारे लोकतंत्र में किसी प्रकार की बाधा ना आए। लोकतंत्र को बाधा पहुंचाने वाले खतरों को समय पर ही पहचानना होता है और पहचान के जो भी हमारे लोकतंत्र के सम्मुख जो समस्या है उसका निराकरण करना होता है, उसका उपाय करना होता है। जैसे हमारे देश के सामने दिखाया गया है, जैसे हमारे सामने भ्रष्टाचार की समस्या है, आंदोलन की समस्या है, आतंकवाद की समस्या है और भी बहुत सारी समस्या है। तो वो हमारे लोकतंत्र के सम्मुख एक प्रकार की चुनौती और खतरा है। तो इसको समय पे पहचान कर उसका उपाय करना उसको दूर करना बहुत जरूरी होता है। तो इस पाठ में हम भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख जो चुनौतियां हैं उसका प्रमुखता अध्ययन करेंगे और उससे पहले हम विश्व स्तर पर लोकतंत्र के सम्मुख जो भी चुनौतियां उसके बारे में भी हम अध्ययन करने वाले हैं। आज देखा जाए तो विश्व का हर देश अपने आप को लोकतंत्र का समर्थक बतलाता है। वो बोलता है कि मैं लोकतंत्र हूँ, भले वहां पे राजतंत्र हो, लेकिन वो कहता है हमारे यहाँ लोकतंत्र है। यानी लोकतंत्र को बहुत ज्यादा ही मान्यता प्राप्त है। परंतु वास्तव में लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता को अबाधित रखने वाला और जनहित को प्राधान्यता देने वाला लोकतंत्र बहुत ही कम देशों में देखने को मिलता है। जिस प्रकार हमारा भारत देश में लोकतंत्र है, यानी सभी जगह लोकतंत्र का पूरा अधिकार उनको नहीं प्राप्त है, लेकिन हमारे देश में हर अधिकार लोगों को प्राप्त है। तो हमारे देश का लोकतंत्र बहुत ही अच्छा है। आज जनतंत्र के सामने सबसे बड़ा खतरा जो है सैन्य तंत्र का है। सैन्य तंत्र यानी दूसरे देश की जो सैन्य शक्ति हमारे देश पर कभी भी आक्रमण कर सकती है। इसलिए विश्व स्तर पर सच्चे लोकतंत्र का प्रसार होना और प्रत्येक देश में उसे स्वीकार किया जाना लोकतंत्र के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती है। लोकतंत्र के प्रसार की विश्व स्तर पर यह सबसे बड़ी चुनौती है ताकि हमारे देश दूसरे देश वाले हमारे देश पर कब्जा न कर पाए या हमारे लोकतंत्र को किसी प्रकार की हानि न पहुंचाए। इसका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। जिन देशों में लोकतंत्र मजबूत हुआ है, ऐसा हम मानते हैं, वहाँ भी व्यवहार में सीमित लोकतंत्र ही है। मतलब मैंने बताया कि दूसरे देश में ऐसा लगता है कि लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ पर भी सीमित मात्रा में ही लोकतंत्र है। हमारे देश जैसा नहीं है। हमारे देश में पूरी तरह लोकतंत्र है। भारत जैसे अन्य देशों में भी लोकतंत्र का अर्थ केवल मतदान, चुनाव, शासन व्यवहार और न्यायालय तक ही सीमित माना जाता है। परंतु यह लोकतंत्र का राजनीतिक स्वरूप है। देखा जाए तो ये राजनीतिक स्वरूप है, लेकिन जो सामाजिक स्वरूप है नहीं है। यदि लोकतंत्र को जीवन प्रणाली बनाना हो तो लोकतंत्र का विस्तार समाज के विविध यानी सभी भागों में जो अलग अलग भाग है वहां पर होना चाहिए, यानी इसका प्रसार होना चाहिए। इसके लिए समाज के सभी वर्गों का समावेश होना चाहिए। जैसे हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सभी वर्गों का समावेश होना चाहिए। सामाजिक संस्थाओं को स्वायत्तता मिले, उनको वो सारे अधिकार प्राप्त होने चाहिए। उसके अलावा नागरिकों का सक्षमीकरण होना चाहिए। मानवीय मूल्यों की रक्षा होना चाहिए। मानवीय मूल्य मतलब जैसे समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया, है ना, बंधुत्व हो गया, ये सभी मानवीय मूल्य की रक्षा होनी चाहिए। इन सभी मार्गों का अवलंब करना पड़ेगा, यानी सबको सारे अधिकार उनको देने होंगे। सच्चे लोकतंत्र को अगर मजबूत बनाना है तो यह सभी कार्य पूरे करने की जरूरत होती है। लोकतंत्र के जड़ों को और गहरे ले जाना यह सभी लोकतांत्रिक देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। जैसे हमारा लोकतंत्र मजबूत है और वो मजबूत हो, यह सबसे बड़ी चुनौती है ताकि उसमें किसी प्रकार का खतरा या आँच न आए। स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय, शांति, प्रगति और मानवतावाद आदि मूल्यों को समाज में सभी स्तरों तक ले जाना आवश्यक है। देखो बच्चों, ऊपर चित्र दिखाया गया है स्वतंत्रता का, नीचे दिखाया गया है समता, बंधुता का।
और सभी को न्याय मिलना चाहिए, सभी के अंदर शांति रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई वर्ग के पास ज्यादा पैसा हो, किसी के पास कुछ भी ना हो। तो शांति होना जरूरी है और देश का प्रगति भी होना जरूरी है। ये सभी के साथ साथ सभी स्तरों पर ले जाना जरूरी होता है, यानी सभी को ये चीजें प्राप्त होनी चाहिए। लोकतंत्र के माध्यम से उसके लिए आवश्यक व्याप्ति सहमति भी बनाना संभव है। लोकतंत्र को और अधिक गहराई तक ले जाने के लिए कुछ सुधारों की भी आवश्यकता होती है। भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियां। बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि हमारे भारत देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे संप्रदायवाद हो गया, आतंकवाद हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, अकाल हो गया, नक्सलवादी आंदोलन हो गया, सैन्यवाद हो गया, बहुत सारे समस्याएं हैं। तो समस्याओं का निराकरण करना जरूरी है, क्योंकि ये जो समस्याएं हैं हमारे लोकतंत्र को खतरा पहुंचा सकती है। लोकतंत्र को और अधिक सार्थक बनाने के लिए शासन द्वारा सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, महिला और दुर्बल वर्गों की हितों की रक्षा करने के लिए आरक्षण देना जैसे अनेक उपाय जो है लागू किए गए हैं। परंतु उससे क्या नागरिकों के हाथ में वास्तविक सत्ता आ गई, इस पे सोचना आवश्यक है। यहाँ पे बताया गया है कि जो भी हमारे शासन में जो भी चीजें हैं, जो भी सत्ता है, उसको सभी को बराबर समान भागों में उसको बांटना चाहिए, जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार, और स्थानीय शासन संस्थाओं में बराबर बांटना। उसके अलावा महिला और दुर्बल वर्ग, जो महिला है, जो नीची जाति के लोग हैं, उनको सारे आरक्षण दिए जा रहे हैं क्या, उनका विकास हो रहा है क्या? तो इसके लिए बहुत सारे उपाय योजना किए जा रहे हैं, लेकिन तो भी बहुत सारे लोगों के हाथ में वो वास्तविक सत्ता नहीं आ पाई है। इसके बारे में भी हमें ध्यान देना है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं संप्रदाय और आतंकवाद। देखो बच्चों, ऊपर चित्र दिया गया है, ऊपर संप्रदायवाद का चित्र दिया गया है, जैसे हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते हैं और बम विस्फोट करना, एक दूसरे पे हिंसा करना, ये सब संप्रदायवाद के उदाहरण हैं। उसके बाद नीचे दिया गया है आतंकवाद। आतंकवाद तो तुम लोग सभी लोग जानते होंगे कि आतंकवाद जो है हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। यह आतंकवाद लोगों के अंदर डर पैदा करने का कार्य करते हैं। धार्मिक संघर्ष और उससे निर्माण होने वाला आतंकवाद भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती है। समाज में धार्मिक शत्रुता, मैंने बताया हिंदू मुस्लिम की जो शत्रुता है, और खाई बढ़ाने वाले सामाजिक अस्थिरता जो है नष्ट हो जाती है। जैसे हिंदू मुस्लिम में एकता होनी चाहिए, आपस में प्रेम व्यवहार होना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अपने धर्म को ज्यादा महत्व देते हैं, दूसरे के धर्म को महत्व नहीं देते हैं। धार्मिक जो भेदभाव है वो बढ़ जाता है, उसी को संप्रदायवाद कहते हैं। आतंकवाद जैसी घटनाओं के कारण लोकतंत्र में लोगों का सहभाग कम हो जाता है। जैसे कहीं पे आतंकवाद हुआ, कहीं पे बम विस्फोट हुआ, तो लोगों के अंदर एक डर का और भय का माहौल उत्पन्न हो जाता है और लोग जो है लोकतंत्र में उनका सहभाग कम हो जाता है। वामपंथी उग्रवाद, इसी को नक्सलवादी आंदोलन भी कहते हैं। नक्सलवाद भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है। भूमिहीन किसानों, आदिवासी लोगों पर होने वाले अन्याय को दूर करने की भावना से नक्सलवाद का शुरुआत हुआ। इस नक्सलवाद ने अब उग्र रूप धारण किया है, परंतु इसमें किसान और आदिवासियों की समस्याओं का महत्व कम हो गया है और सरकार को हिंसक पद्धति से विरोध करना, पुलिस पर हमले करना और अनुचित मार्गों का उपयोग करना नक्सलवादी गुटों द्वारा किया जाता है। बच्चों, वामपंथी जो है, जो पहले के जो गरीब किसान थे, जो मजदूर थे, उनको जो जमींदार और साहूकार लोग बहुत परेशान करते थे और वहीं से इनको इनका अधिकार नहीं मिला, तो इन्होंने अपने हाथ में बंदूक उठा ली और इसी को नक्सलवाद कहता है। ये लोग क्या करते थे कि किसान और नहीं, जो बड़े बड़े किसान साहूकार को मार पीट के उनके जमीन पे अधिकार कर लेते थे और आपस में आप जो भी जमीन है, जो भी फसल है, उसको आपस में बांट लेते थे। यहाँ से नक्सलवाद की शुरुआत हुई। लेकिन पहले जो नक्सलवाद था यह लोगों की भलाई के लिए था, लेकिन अब क्या है, अब तो इतना ज्यादा है नहीं, लेकिन तो भी आज भी ये नक्सलवादी लोग पुलिस को, जो हमारी सरकार को, उसके ऊपर हमला करती है और उसका विरोध करती है और अनुचित मार्गों का उपयोग करती है। तो ये भी हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। भ्रष्टाचार। बच्चों, भ्रष्टाचार तो तुम जानते होगे, भ्रष्टाचार का मतलब जानते हो ना। जैसे कभी कभी क्या होता है, जो अच्छे पढ़े लिखे बच्चों को उचित रोजगार या नौकरी और उसको योग्य जो पोस्ट होता है उसको नहीं मिलता है,
और कुछ लोग कम पढ़े लिखे रहते हैं, जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं रहता है, ज्यादा ज्ञान नहीं रहता है और कम मार्क्स मिले रहते हैं, तो भी वो पैसा देकर, अधिकारी को पैसा देकर वो पद को प्राप्त कर लेते हैं। इसी को भ्रष्टाचार कहते हैं। देखो यहाँ पे चित्र दिखाया गया है कि जो अधिकारी लोग ये पैसा लेके और उसको नौकरी दे देते, इसी को भ्रष्टाचार कहा जाता है। भारत के सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार की समस्या दिखाई पड़ती है। राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार से सरकार की कार्य क्षमता कम हो जाती है। ये जो है हमारे राजनीति में भी फैला है और प्रशासनिक भाग जो बड़े बड़े ऑफिस वगैरह है वहाँ पे बड़ी मात्रा में होता है। सरकारी कार्यों में होने वाली देरी, सार्वजनिक सुविधाओं की घटती गुणवत्ता, विभिन्न वित्तीय घोटालों से लोगों का लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति अविश्वास, असंतोष की भावना बढ़ने लगी है। जो भी अगर मतलब हमारा काम सरकारी, जैसे किसी को पेंशन पास करवाना है, किसी को नल लगवाना है या कोई भी काम, तो काम देरी होने लगता है, ताकि उनको कुछ पैसा दो तभी वो कार्य आगे बढ़ाएगी, नहीं तो फाइल टेबल पे ही पड़ी रहेगी। और सार्वजनिक सुविधाओं की जो गुणवत्ता वो घटती जा रही है, वित्तीय घोटाला हो रहा है, सभी पैसा इन लोग अपने आप में, गरीब लोगों तक वो पैसा पहुंचता नहीं है। तो ये सभी होने के कारण क्या है, लोकतंत्र में जो लोग हैं, हमारी जनता है, उसके अंदर अविश्वास और असंतोष की भावना बढ़ने लगी है। चुनाव प्रक्रिया में होने वाले भ्रष्टाचार, फर्जी मतदान, मतदाताओं को प्रलोभन देना। अभी अब तुमने देखा होगा कि चुनाव के समय बोलते तुम मुझे वोट दो तो मैं ये कर दूंगा, या पैसा वगैरह देते हैं, तो वो प्रलोभन देना यानी लालच देना, अपहरण करना जैसी घटनाओं के कारण भी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर से लोगों का विश्वास उठ जाता है। राजनीति का अपराधीकरण, राजनीतिक प्रक्रिया में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की बढ़ती सहभागिता लोकतंत्र के सम्मुख बहुत गंभीर चुनौती है। आपराधिक पार्श्वभूमि और जिन व्यक्तियों पर भ्रष्टाचार के आरोप है, ऐसे व्यक्ति को कई बार राजनीतिक पार्टियों से उम्मीदवारी दी जाती है, जिससे राजनीति में धन और गुंडागर्दी का महत्व बढ़ गया है। चुनाव के समय हिंसाचार से काम लिया जाता है। कहने का मतलब राजनीति में भी अपराधीकरण बढ़ गया है। ये जो बड़े बड़े नेता और राजनीति के जो लोग हैं वो गुंडे को रखते हैं, जो भ्रष्ट ऑफिसर है उनको कभी कभी टिकट मिल जाता है, तो इससे जो है उसमें गुंडागर्दी बढ़ जाती है और भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। सामाजिक चुनौतियां, अभी तो हमने देखा कि हमारे विश्व में कौन कौन सी चुनौती है, हमारे देश में कौन सी चुनौती है। अब हमारे समाज में जो चुनौती है वो भी हमारे देश के सामने, जो हमारा लोकतंत्र है वो भी उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। उपयुक्त चुनौतियों के अलावा लोकतंत्र के सामने बहुत सारी सामाजिक चुनौतियां हैं, जैसे बेरोजगारी की समस्या। मैंने बताया कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बेरोजगार, उनको काम नहीं है। उसके अलावा व्यसनाधीनता यानी नशे में बहुत सारे जो युवा वर्ग हैं वो उसमें डूब गए हैं, जिसके कारण उनका पारिवारिक जीवन जो है एकदम दुखी हो जाता है। उसके अलावा अकाल देखो, अकाल का भी दिखाया गया, जैसे सूखा पड़ गया, किसानों के पास फसल नहीं, तो कभी कभी किसान लोग आत्महत्या वगैरह भी कर लेते हैं। उसके अलावा जो संसाधन है हमारे यहाँ का, जो चीजें उसका असमान वितरण, जैसे गरीब लोग को कम मिलना और अमीर लोग को ज्यादा मिल जाना। इस प्रकार गरीब और धनवान के बीच जो खाई है, जो गड्ढा है, खाई मतलब गड्ढा, वो बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा जातीयता और सामाजिक समस्याओं को भी हल करना बहुत जरूरी है। भारतीय लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ उपाय कर सकते हैं ताकि हमारा लोकतंत्र सुदृढ़ बने और सफल बने। सबसे पहला है, लोकतंत्र में बहुमत को बहुत बड़ा महत्व होता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, यानी वो उसको ज्यादा वोट मिलता है, तो वो पार्टी क्या होती है, जीत जाती है और सत्ता में आ जाती है। संसद के सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। बहुसंख्यक समाज का कल्याण करना लोकतंत्र का प्रमुख उद्देश्य होता है। जो भी हमारे देश में बहुसंख्य है, जैसे हिंदू वर्ग है, तो उनका समाज का कल्याण करना, ये तो हमारे समाज का बहुत बड़ा उद्देश्य माना जाता है। बहुमत को महत्व देते समय जो अल्पमत में और अल्पसंख्यक है उस पर अन्याय भी हो सकता है। यद्यपि लोकतंत्र बहुमत से चलने वाली सरकार होती, तो फिर जो लोग अल्पमत में है उनको निर्णय प्रक्रिया में शामिल करके उनके हित संबंधों के बारे में विचार करना सरकार का एक कर्तव्य है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई पार्टी जीतती है तो हिंदुओं का तो उनको ध्यान देना ही है,
उसके अलावा जो अल्पसंख्यक है उसका भी उनको ध्यान देना, उनको बढ़ावा देना, उनको प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि उनके मन में किसी प्रकार का तकलीफ नहीं आए। अगर सभी लोग साथ में रहेंगे तब जाके वो हमारा सच्चा लोकतंत्र माना जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ लोगो दिया गया है। अल्पसंख्यक क्या, मुसलमान हो गए, पारसी हो गए, ईसाई हो गए, ये सब अल्पसंख्यक में आते। तो हिंदू के साथ साथ इनकी समस्याओं को भी हमको ध्यान में रखना है और इनका भी विकास करना है। संक्षेप में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सभी लोगों के विचारों को महत्व मिलना चाहिए। मैंने बताया कि इनके विचार को पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही बहुमत की सरकार केवल बहुसंख्यक समाज वर्गों का ही सरकार न हो। सभी धार्मिक, वांशिक, भाषाई, जाति वर्गों को लोकतंत्र की निर्णय प्रक्रिया में सहभागी होने का समान अवसर मिलना चाहिए। इनको भी समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी लोग समान होने चाहिए। तब जाके हमारा लोकतंत्र एक सच्चा और सफल लोकतंत्र माना जाएगा। दूसरा है, भारतीय न्यायालय राजनीतिक प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु प्रयत्न करते हुए दिखाई देता है। विशेषतः राजनीति का अपराधीकरण होने से रोकने के लिए न्यायालय द्वारा अपराधियों को कड़ा दंड देना और राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने से रोकना जैसे प्रतिबंध लगाए गए। इसमें यह बताया गया है कि जो हमारा न्यायालय है वो अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, ताकि अगर जैसे पहले क्या होता था कि जैसे वहाँ संसद भवन में या नेता लोग क्या कर रहे हैं उसका हमें जानकारी नहीं होती थी, लेकिन अब क्या हो गया है, अब पारदर्शी बनने के कारण जो कुछ होता है वो हमको पता चलता है। इससे हमारे मन में विश्वास बढ़ता है। जैसे संसद भवन में पहले क्या होता था उसकी जानकारी, लेकिन अभी मीडिया हो गया, सब हो गया, जिसके कारण हमको वहाँ क्या हो रहा है, कौन सा नियम बन रहा है, कौन सा कानून, सभी जानकारी हमको प्राप्त होती है। तीसरा है, भारतीय लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए केवल सरकार, प्रशासन और न्यायालयीन स्तर पर प्रयत्न करना पर्याप्त नहीं। ऐसा नहीं है कि हमको हमारा लोकतंत्र सफल करना है तो खाली वो सरकार की जिम्मेदारी है या प्रशासन या कोर्ट की जिम्मेदारी है, यह हमारी भी जिम्मेदारी है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर प्रयत्न करना चाहिए। हमको खुद भी प्रयत्न करना चाहिए और अपना समूह गुट बनाकर भी हमें प्रयत्न करना चाहिए ताकि हमारे इधर एक सही और अच्छा समाज का निर्माण हो। इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, ग्राम समृद्धि योजना, स्व सहयोग गुटों की स्थापना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जैसी कई योजना चलाई जाती है। देखो बच्चों, यहाँ पे स्वच्छ भारत का दिखाया गया है और क्लीन इंडिया दिखाया गया है कि हमारे भारत को स्वच्छ बनाना है। स्त्रियों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए स्थानीय शासन संस्थाओं में स्त्रियों के लिए 50% आरक्षित रखे गए हैं। जैसे स्त्रियों को पहले वो पूरे अधिकार नहीं था ताकि वो आगे बढ़े, लेकिन आज स्त्रियों को हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने का पूरा अधिकार दिया गया, उनका विकास हो। इसके लिए हमारे शासन संस्था और राजनीति में उनको 50% स्थान जो है आरक्षित रखा गया है ताकि वो आगे बढ़े और उनका विकास हो। चौथा, यदि भारत में लोकतंत्र को सफल बनाना है तो सभी स्तरों पर नागरिकों की सहभागिता बढ़ानी चाहिए। अगर हमको हमारा लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब भी सभी स्तर, हिंदू, मुस्लिम, गरीब, अमीर, सभी लोगों की उसमें सहभागिता रहे, सभी लोग उसमें शामिल हो। विशेषतः शासन की गतिविधियों के स्तर पर नागरिकों के शामिल होने से सार्वजनिक नीतियों का स्वरूप जो है बदल जाएगा। अगर सभी लोग शामिल हो गए तो जो नियम वगैरह है उसका स्वरूप, जो ढांचा है वो बदल जाएगा। परस्पर संवादों द्वारा उसकी निर्मित होगी। जैसे सभी लोग रहेंगे तो हमको पता चलेगा उनकी समस्या क्या है, हमारी समस्या क्या है, तो उसमें हमको जो सही बात है वो पकड़ में आ जाएगी। लोकतंत्र की सफलता के लिए जो लोग सत्ता में नहीं आ पाए उनके साथ आदान प्रदान करना भी आवश्यक है। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में समता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, पंथ निरपेक्षता जैसे मूल्यों का सम्मान और संवर्धन करना चाहिए। बच्चों, समता का मतलब तुम जानते हो, समता का मतलब होता है सभी लोग समान हो। स्वतंत्रता का मतलब सभी को पूरी तरह से आजादी मिले। सामाजिक न्याय मतलब समाज में सभी के साथ न्याय हो। और पंथ निरपेक्षता, सभी धर्म को समान अधिकार प्राप्त हो, सभी धर्म को समान रूप से सम्मान प्राप्त हो। इन सारे मूल्यों का सम्मान और संवर्धन करना चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए। हम देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, यह भावना रखने से ही लोकतंत्र सफल होगा।